चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन। देखो, इस चैप्टर में जो दो कॉन्सेप्ट थे, मनी और इन्फ्लेशन, जिसके बारे में कल के वीडियो में हमने मनी के बारे में समझा था, मनी का पूरा कॉन्सेप्ट हमने देखा था टेक्स्ट बुक के हिसाब से। और आज आज हमें चैप्टर का सेकेंड पार्ट देखना है, जो है इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन मतलब क्या? सिंपल मीनिंग में इन्फ्लेशन मतलब कहलाता है प्राइस राइज, भाव बढ़ना। बरोबर ना, हम लोग गुजराती या हिंदी में कहते हैं ना भाव वधारा। जो प्राइस बढ़ता जाता है हर चीज का, तो उसे हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन प्रॉपर इन्फ्लेशन वो कहलाता है, ये सिंपल मीनिंग में हम लोग इन्फ्लेशन ऐसा मानते हैं, लेकिन प्रॉपर इन्फ्लेशन वो कहलाता है जब हर एक चीज का प्राइस लिमिट से ज्यादा बढ़ता जाता हो ना, तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। हर चीज का प्राइस बढ़ना वो जरूरी है। थोड़ा थोड़ा अगर प्राइस बढ़े ना, तो वो तो कंट्री का डेवलपमेंट कहलाता है और जरूरी होता है। लेकिन जब लिमिट के बाहर हर चीज का प्राइस बढ़ता जाता हो ना, तो उसे प्रॉपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे देखो, पहले के टाइमिंग में, जब ब्रिटिशर्स का टाइमिंग था, जब हमें आज़ादी मिली तब का भी टाइमिंग था, तब आपको पता है कि हर चीज़ का प्राइस बहुत लो था। बहुत लो, मतलब इतना लो कि देखो, 1 रुपए में जो है वो 100 पैसे आते थे। 1 रुपए में 100 पैसे, और 100 पैसे में एक एक पैसे का भी सिक्का चलता था उस वक्त। बरोबर ना, चलता था ना उस वक्त, 1 पैसे का सिक्का भी, 1 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, इनके सिक्के भी चलते थे। मतलब 1 पैसे की एक चॉकलेट भी मिल जाती थी, मतलब 1 रुपए में 100 चॉकलेट्स भी हम लोग ले सकते थे। वो भी टाइमिंग था कि 1 पैसे में एक चॉकलेट, मतलब 1 रुपए में तो 100 चॉकलेट्स आ जाती थी, ऐसा हो जाता। आज होता है? आज 1 रुपए में 100 चॉकलेट्स मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो उन चीज़ों का प्राइस तो बढ़ा ना, और ये चीज़ ज़रूरी थी। अगर उनका प्राइस न बढ़ता, आज भी अगर वही सिस्टम अगर चलता रहता, तो फिर कंट्री का डेवलपमेंट कैसे कहलाता? सही बात है ना। तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़े ना, वो ज़रूरी होता है। हर साल देश को आगे बढ़ाना है, तो हर चीज़ का एक एक परसेंटेज या थोड़ा थोड़ा प्राइस राइज ज़रूरी होता है। लेकिन जब लिमिट से ज़्यादा प्राइस बढ़ता जाता हो ना, तो उसे प्रॉपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा प्राइस बढ़ता है ना, तो थोड़े प्राइस बढ़ने से जो है वो लोगों की इनकम भी बढ़ती है, मार्केट में मनी सर्कुलेशन बढ़ता है, पूरी कंट्री की नेशनल इनकम भी बढ़ती है। हर चीज में जो है वो थोड़ा थोड़ा राइज होता है, मतलब देश आगे बढ़ रहा है, ऐसा कहलाता है। लेकिन जब खाली प्राइस ही बढ़ता जाता हो, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, लोगों को फायदा नहीं मिल रहा और चीजों का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो फिर वो तो इन्फ्लेशन हुआ ना। बरोबर ना। पहले समझो भाई, किसी की 1,000 की पगार होती, तो उसमें जो है वो 900 रुपये उनका खर्च होता, 100 रुपये की बचत होती थी। फिर जब उनकी पगार 1500 हुई, तो खर्चा जो है वो 1400 रुपये का होने लगा, तो भी 100 रुपये की बचत होती। तो ये नॉर्मल प्राइस राइज कहलाता है। लेकिन जब जो है वो पगार उतनी ही रहती और खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हो, तो वो इन्फ्लेशन कहलाए ना। लिमिट के बाहर जब प्राइस राइज होता हो, तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। यहाँ आप उसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझे, ये तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि अगर डेफिनेशन समझे तो कहते हैं सिचुएशन ऑफ एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ये सिंपल डेफिनेशन, कि जब सप्लाई ऑफ गुड्स के कंपैरिजन में डिमांड बहुत ज़्यादा हो, तो वो इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा, मार्केट में चीज़ें कम है और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तभी जनरली उसकी प्राइस लिमिट बाहर की हो जाती है। बराबर ना, सप्लाई से ज़्यादा जब डिमांड हो जाए ना, तब प्रॉपर इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। और प्रॉपर इन्फ्लेशन वही, जब सभी चीज़ों के, एक आध चीज़ के नहीं, सभी चीज़ों के प्राइस जब बढ़ते जाते हो ना, तो वो प्रॉपर इन्फ्लेशन कहते हैं। या इन्फ्लेशन के बारे में और डिटेल में समझना हो तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। सिंपल 4 कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं जो इन्फ्लेशन के बारे में हमें समझाते हैं। जैसे सबसे पहला, कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल। भाई कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं, तो आज के टाइमिंग में पेट्रोल का प्राइस आप सबको पता है, बरोबर ना। आज के टाइमिंग में पेट्रोल के प्राइस की जो हालत है भाई, कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, लोगों में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और वहाँ पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। दूसरा, प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। मतलब कि भाई प्राइस राइज कोई एक आध चीज में नहीं, जब सभी सेक्टर्स में प्राइस राइज होता हो। सभी सेक्टर मतलब पता है ना, इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं भाई, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और नेचुरल थिंग्स आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर हम लोग कहते हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा सर्विस सेक्टर। हर चीज में जब प्राइस बढ़ता हो ना, तीनों सेक्टर्स में,
तो वो प्रॉपर इन्फ्लेशन कहलाता है। यहाँ कहते हैं परचेसिंग पावर डिक्रीजेस, मनी की वैल्यू कम होती जाती हो, परचेसिंग पावर कम होता जाता हो, लोगों की सेविंग कम हो जाती हो, लोग अब इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हो, तो वो चीज़ इन्फ्लेशन कहलाता है। मतलब पहले जो है वो लोगों की जितनी इनकम होती थी उसमें से खर्चा निकाल के अच्छी खासी सेविंग होती थी। अब जितनी इनकम है उसके कंपैरिजन में खर्चा इतना बढ़ गया कि अब सेविंग ही नहीं हो रही है। भाई अपना कैपिटल कैसे जमा करें, अपनी सेविंग कैसे करें, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी ना। बराबर है, इसका मतलब कहते हैं परचेसिंग पावर डिक्रीज, लोगों का परचेसिंग पावर, लोगों की सेविंग, लोगों की खरीदने की ताकत वो कम होती जा रही है। इस चीज को इन्फ्लेशन कहते हैं। बराबर ना, सिंपल मीनिंग में हम लोग ऐसा कहते हैं कि भाई लोगों की सेविंग कम होती जाए, जितनी इनकम है उसके कंपैरिजन में खर्चा अब बढ़ता जा रहा है, तो सेविंग ही नहीं हो रही फिर तो। बराबर, ये चीज इन्फ्लेशन कहलाती है। यहाँ कहते हैं द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ एम्प्लॉयमेंट किस चीज का एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, यहाँ एम्प्लॉयमेंट लोगों का नहीं। ठीक है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक्स में ध्यान है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स की चीज है। भाई 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। कोई भी जगह पर कोई भी प्रोडक्शन करते वक्त ये 4 चीज़ों का यूज़ होता ही है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन 4 चीज़ों का यूज़ होता ही है। जब इन चारों चीज़ों के फुल एम्प्लॉयमेंट के बावजूद, मतलब इन चारों चीज़ों का, पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री में इन चारों चीज़ों का पूरा एम्प्लॉयमेंट, पूरा यूज़ होने के बावजूद भी हर चीज़ का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो फिर कहते हैं वो इन्फ्लेशन है। ठीक है ना। इसके बारे में एक पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कितनी बार कोई प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से कितनी बार आधे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, एक या दो। चारों नहीं यूज करते, आधे यूज करते हैं, एक या दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में कितनी बार प्राइस राइज होता है, भाई 4 की जगह एक या दो यूज करो तो प्राइस राइज होता है। फिर वो प्रोड्यूसर्स ऐसे प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए 2 की जगह अब चारों का यूज करने लगते हैं, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है ना, फिर से समझना है इसे कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, कि जिनमें से अगर कोई प्रोड्यूसर, सपोज मैं बिजनेसमैन हूँ, तो भाई लैंड एंड लेबर, इन 2 चीज़ों का खाली यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपरली, कैपिटल का नहीं, एंटरप्रेन्योर का नहीं, उनका प्रॉपरली यूज़ नहीं है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट वो कहते हैं चारों का यूज़ होता हो, मैं 2 का ही यूज़ कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन कम होगा, सीधी सी बात है सप्लाई कम होगा, और सीधी सी बात है प्राइस होगी, प्राइस राइज होगी, मतलब सही बात है ना। तो जब प्रोड्यूसर को लगता है ना कि यार ये तो भाव बढ़ता जा रहा है, तो प्रोड्यूसर अब 2 को छोड़कर चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करने लगता है, चारों चीजों का यूज करता है अब। और जब वो चारों चीजों का यूज करता है तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सप्लाई बढ़ जाता है, और अगर सप्लाई बढ़ जाता हो तो डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस वापस कंट्रोल में आ जाता है। तो कितनी बार प्राइस कंट्रोल करने के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी होता है, चारों का यूज़ करना ज़रूरी है। लेकिन कभी अगर मार्केट में इन चारों का यूज़ करने के बावजूद भी, इनके बावजूद भी अगर प्राइस बढ़ता जा रहा हो ना, तो उसे प्रॉपर इन्फ्लेशन कहते हैं। प्राइस राइज आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, भाई फुल एम्प्लॉयमेंट के बावजूद अगर प्राइस राइज होता हो तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। बराबर। और इन्फ्लेशन के बारे में इसके अलावा भी एक दो बातें समझो कि अगर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन सभी सेक्टर्स में नहीं, एक आध चीज में खाली प्राइस बढ़ रहा है ना, तो उसे इन्फ्लेशन नहीं कहते, ये चीज समझना। ये कुछ जनरल टॉपिक है, आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ छोटे पॉइंट्स की तरह दिए हुए हैं, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन सुनना ये पॉइंट कि अगर प्राइस राइज कोई एकाध सेक्टर में या कोई एकाध चीज की खाली प्राइस राइज होती हो ना, तो उसे इन्फ्लेशन नहीं कहते। बरोबर, या कोई प्राइस राइज कोई पर्टिकुलर सीजन की वजह से, कोई पर्टिकुलर टाइमिंग में अगर प्राइस राइज होती हो, तो भी वो इन्फ्लेशन नहीं कहते, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद प्राइस वापस कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे हम सबको पता है कि दिवाली का टाइमिंग होता है ना, तो दिवाली के टाइमिंग में पूरे मार्केट में सब चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर, सभी चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है, होती है ना। सब चीज़ें 5-10 रुपए महंगी मिलेगी ही मिलेगी आपको। दिवाली का टाइमिंग होता है, सबको, आप सबको पता है, ये मार्केट में खरीदी करने जाओ, सब चीज़ों की प्राइस थोड़ी थोड़ी बढ़ती ही जाती है। लेकिन कितना टाइम,
बस दिवाली का टाइम, दिवाली खत्म हुई उसके एक आध हफ्ते बाद अगर देखो तो वापस सबकी प्राइस नॉर्मल हो जाती है ना, सब चीज़ें सस्ती मिलना शुरू हो जाती है। तो ये तो एक महीना एक हफ्ता खाली प्राइस बढ़ी ना, वापस फिर नॉर्मल हो जाती है ना। तो इस कंडीशन को इन्फ्लेशन नहीं कहते। इन्फ्लेशन तो वो कहलाता है जब हमेशा प्राइस बढ़ती ही जाती हो, कम होती ही ना हो वापस। बरोबर, जैसे जो है वो गर्मियों की सीजन आती है तो मैंगोज होते हैं, तो मैंगोज की प्राइस बढ़ती जाती है, आम की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है गर्मियों के सीजन में, हो जाती है ना। बरोबर ना, कुछ टाइम के लिए उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस भी ज़्यादा हो जाती है उसमें। लेकिन सिर्फ मैंगोज की ना, बाकी सब प्रोडक्ट की और सभी चीज़ों की तो प्राइस राइज नहीं होती। तो इस चीज़ को इन्फ्लेशन नहीं कहते। बरोबर ना, इन्फ्लेशन वो कहलाता है जब सभी चीज़ों की प्राइस बढ़ती है और कंटिन्यूसली बढ़ती हो। जैसे आज के टाइम में पेट्रोल का होता है, भाई पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो ऐसा मत समझना खाली पेट्रोल, पेट्रोल से जुड़े हुए ऑलमोस्ट सबकी प्राइस बढ़ जाती है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट की प्राइस भी बढ़ती है। बरोबर ना, ट्रांसपोर्ट वालों का खर्चा बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है तो उससे जुड़े हुए जो बिजनेस होते हैं, जो बिजनेसमैन रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट से मंगवाते हैं, तो उनको रॉ मटेरियल ही अब महंगा आएगा, ट्रांसपोर्ट में रॉ मटेरियल महंगा आएगा तो वो बिजनेसमैन अपनी चीज़ों का प्राइस भी बढ़ा देंगे। मतलब एक पेट्रोल की वजह से बिजनेस का प्राइस भी बढ़ गया। उसी ट्रांसपोर्ट में सब्जियां भी आती है, सब्जियां भी आती है ना, तो जो सब्जी वाले होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा महंगा पड़ता है और वो भी अपना प्राइस बढ़ा देते हैं। मतलब एक पेट्रोल की वजह से आसपास की सभी चीज़ों का प्राइस बढ़ने लगता है, तो उस चीज़ को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। खाली एक चीज़ का प्राइस बढ़े बाकी सब पे असर न होता हो तो वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाए। समझ आ रहा है? और कितनी बार एक अलग पॉइंट दूसरा ध्यान देना कि कितनी बार गवर्नमेंट है ना कोई पर्टिकुलर रूल्स बना देती है, कोई थोड़े टाइम के लिए पर्टिकुलर रूल्स बना देती है, कोई जो है वो सब्सिडीज शुरू कर देती है या कोई ऐसी स्कीम शुरू कर देती है जिसकी वजह से कोई चीज़ का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, कोई चीज़ का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, उसके बावजूद जो है वो सबको हर एक चीज़ महंगी लगने लगती है। बरोबर ना, ऐसा इन्फ्लेशन सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। जैसे पता है ये कोरोना के टाइमिंग में हुआ था, एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, कोरोना के टाइमिंग में हुआ था, बहुत सारी चीज़ों का प्राइस नहीं बढ़ा था लेकिन लोगों की इनकम कम हो चुकी थी क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज बना दिए थे, लॉकडाउन कर दिया, दूसरे कुछ रूल्स उन्होंने शुरू कर दिए, भाई इतने टाइम तक ही जो है वो दुकान खोलनी है, इतने टाइम तक ही तुम्हें कामकाज करने हैं। तो लोगों की इनकम कम हो रही थी ना, अब बाकी चीज़ों के प्राइस नहीं बढ़ रहे थे ना, फिर भी लोगों को महंगी लग रही थी, नहीं भाई ऐसे टाइमिंग में ये चीज़ें नहीं खरीदनी है। लोगों को ऐसे लग रहा था भाई प्राइस राइज हो रहा है, ये इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। बराबर, भले चीज़ों का प्राइस इतना ज़्यादा न बढ़ा हो तो भी ऐसी सिचुएशन को सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। मतलब गवर्नमेंट की वजह से या गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस की वजह से ऐसा इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ, वो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहलाता है। समझ आ रही है बात? तो इन्फ्लेशन मतलब प्रॉपर ये जब हर चीज़ों का प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ता जाता हो, वो इन्फ्लेशन हुआ। अब एक पॉइंट आता है कि इन्फ्लेशन किस वजह से होता है, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के रीजंस। तो इन्फ्लेशन के रीजंस अगर हम लोग देखें ना तो मेनली दो कॉजेस, दो रीजन है, एक इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये दो मेन रीजन, दूसरे अदर रीजंस आते हैं। दो मेन रीजन है, एक तो डिमांड की वजह से जो है वो इन्फ्लेशन होता है, जो हमने डेफिनेशन में ही समझा, जब सप्लाई से ज़्यादा डिमांड हो जाती हो, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हो, तब सीधी सी बात है उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। बरोबर ना, प्राइस राइज हो जाती है डिमांड की वजह से। तो पहला वही रीजन हम लोग देखें, इंक्रीज इन डिमांड, कि भाई इन्फ्लेशन किसकी वजह से होता है, डिमांड बढ़ने की वजह से। और डिमांड कैसे बढ़ती है उसके तीन पॉइंट आपको दिए हुए हैं। डिमांड क्यों इंक्रीज होती है, किस वजह से डिमांड इंक्रीज होती है, वो कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि पहला पॉइंट आता है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड कैसे बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ने से। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसे आने लगते हैं, जब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, मनी सर्कुलेशन मार्केट में ज़्यादा होता है, तो फिर ये डिमांड इंक्रीज होती है। और मार्केट में मनी सर्कुलेशन कैसे होता है ज़्यादा, लोगों के पास पैसे कैसे ज़्यादा पहुंचते हैं, तो जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ा देती है, जब गवर्नमेंट सरकार लोगों के पास ज़्यादा पैसे भेजना शुरू कर देती है। और गवर्नमेंट कैसे भेजती है, घर घर जाकर, घर घर जाकर वो लोगों को पैसे देती है, बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट नई नई स्कीम शुरू कर देती है, जैसे गवर्नमेंट लोन देना शुरू कर देती है कि सबको लोन, लो इंटरेस्ट पर लोन मिलेगी, तो लोग ज़्यादा पैसे खरीदेंगे, मतलब ज़्यादा लोन लेंगे ना वो अपने काम के लिए। या गवर्नमेंट सब्सिडी देना शुरू कर देती है, कोई स्कीम शुरू कर देती है,
फ्री में लोगों को चीज़ें देना शुरू कर देती है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों के पास पैसे पहुंचते जाते हैं, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ता जाता है, मनी सर्कुलेशन बढ़ता है। और सीधी सी बात है, ये एक साइकिल की तरह चलता है फिर, कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएंगे ना, तो ये ह्यूमन नेचर है कि लोगों के पास जब पैसे ज़्यादा होते हैं तो वो पैसे सेविंग नहीं करते, वो खर्च करते हैं, हमेशा खर्च करते हैं, सेविंग नहीं करते वो चीज़ें। ठीक है, कि मेरी पगार अगर पहले 10,000 थी, 10,000 में से 15,000 हो गई, जब मनी सप्लाई बढ़ गया, अब मेरी पगार 15,000 हो गई, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा भाई घर तो पहले 10,000 में भी चलता था, तो अब 5,000 में सेविंग करके रखूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं 5,000 में से शायद एक आध हज़ार सेविंग करूँगा, बाकी के 4,000 खर्च कर दूंगा। खर्च किस में करूँगा? बाहर की चीज़ें खरीदूंगा मैं, बराबर ना, अपने लिए चीज़ें खरीदूंगा, कितनी बार जरूरी ना हो ऐसी चीज़ें भी खरीदूंगा मैं, सही बात है ना। और ऐसे में अकेला थोड़ी है, मार्केट में हर एक पर्सन, हर एक इंसान के पास जब पैसे ज़्यादा होते हैं ना, तो वो चीज़ें खरीदना शुरू करते हैं, और चीज़ें खरीदना शुरू करते हैं मतलब मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती है, हर चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी ना, सब कुछ, सब पर्सन सब कुछ खरीदना चाहते हैं अब, तो डिमांड बढ़ती जा रही है, और सीधी सी बात है, डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन होता है। तो इसकी वजह से जब मनी सप्लाई इंक्रीज होता है ना, तो उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होती है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, बरोबर। यहाँ दूसरा रीजन आता है भाई डिमांड क्यों इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जब गवर्नमेंट डेवलपमेंट करना शुरू कर देती है, पब्लिक के ऊपर खर्चा करना, डेवलपमेंट करना शुरू कर देती है, तो उसकी वजह से भी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ता है, पैसों का सर्कुलेशन बढ़ता है, लोगों के पास ज़्यादा पैसे आते हैं, और जिसकी वजह से वही साइकिल चलती है, लोगों के पास ज़्यादा पैसे आते हैं तो वो ज़्यादा खर्च करते हैं, ज़्यादा डिमांड बढ़ती है और ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है। तो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब क्या? सपोज सरकार ने कोई डेवलपमेंट का काम शुरू किया, जैसे आप लोगों को ध्यान है कि भाई अगर गवर्नमेंट ने कोई जगह पर नई जो है वो ब्रिज बनाई, पुल बनाई है, बरोबर, या जैसे आप लोगों को ध्यान है अभी सूरत अहमदाबाद जैसे सिटीज में है ना, मेट्रो रेल शुरू हो रही है, मेट्रो ट्रेन वो शुरू हो रही है अब, तो ये डेवलपमेंट का काम है ना। अब जैसे अगर सरकार कोई ब्रिज बनाती है, कोई पुल बनाती है नदी के ऊपर, ये पुल एक आध दिन में तो बनेगी नहीं, एक दो साल लगते हैं उस पूरी पुल को बनने में, या शायद ज़्यादा टाइमिंग भी। तो जितने टाइम लगता है उतने टाइम उस पुल पे काम करने वाले मजदूरों को पगार मिलती है ना, मिलती है ना पगार, बरोबर ना, तो मतलब उनकी इनकम बढ़ती है ना मजदूरों की, एक दो साल तक उन्हें पगार मिलती है। दूसरा, ये जो पुल बनाते हैं तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जितना सामान चाहिए, जैसे उसके लिए चाहिए होता है कि भाई सीमेंट चाहिए होता है, आयरन आयरन रोड्स चाहिए होते हैं, स्टील की चीज़ें चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, रेती चाहिए, मिट्टी चाहिए, कितनी सारी चीज़ें चाहिए होती है, एक बड़ी पुल बनानी है हमें, कलर चाहिए होता है उसे करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का भाई, ये सब चीज़ें जो चाहिए, तो मार्केट में इन सब की जो है वो सेलिंग बढ़ जाती है ना, उन सब की क्या कह सकते हैं, उनके लिए कस्टमर मिल जाते हैं ना, सरकार उनकी चीज़ें खरीदती हैं, सेलिंग बढ़ेगी तो इन सब लोगों के पास भी तो पैसे आते हैं ना, उन्हें भी तो एम्प्लॉयमेंट मिलती है ना, सही बात है ना। दूसरा, अगर ये पुल बनाने के लिए इंजीनियर्स की ज़रूर होती है, जो इस पुल को परफेक्ट जो है वो डिज़ाइन दे, ऐसे इंजीनियर्स की ज़रूर होती है, तो इंजीनियर्स भी एक दो साल वहाँ काम करते हैं, उसकी इनकम भी बढ़ती है। इस पुल बनाने के लिए जो सामान लाना ले जाना होता है, तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्रेन की ज़रूरत पड़ती है, जो नदी के बीच में सामान रखें, ऐसी क्रेन भी चाहिए, तो उनकी भी तो इनकम बढ़ती है ना, ट्रांसपोर्ट वालों का, क्रेन चलाने वालों का। मतलब इन शॉर्ट, एक अगर पुल बनाई जाती है ना, एक अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर का या डेवलपमेंट का काम किया जाता है ना, तो हज़ारों लोगों को इनकम मिलती है, और हज़ारों लोगों को इनकम मिलना मतलब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होता है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है। ये तो खाली पुल बनाने की बात की, सरकार ऐसे कितने सारे काम करती है, कहीं स्कूल बनाती है तो भी यही सिचुएशन होती है, सरकार कहीं गार्डन बनाती है, कोई दूसरा जो है वो डेवलपमेंट का काम किया उसने, बरोबर, यहाँ जैसे मेट्रो रेल बना रही है, सरकार कुछ भी ऐसा काम करती है तो मार्केट में हज़ारों लोगों को इनकम बढ़ती है, और इनकम बढ़ती है मतलब सप्लाई बढ़ता है, और जो मैंने पहले भी बताया वही चेन चलती है, कि अगर लोगों के पास इनकम बढ़ती है तो वो रखेंगे नहीं, खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब ये एक साइकिल की तरह ही चलता है ना, बरोबर ना। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट इंक्रीज करती है तो भी इन्फ्लेशन होता है, या तो फिर ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी डिमांड बढ़ती है और इन्फ्लेशन होता है, ये तो एक नेचुरल रीज़न है। ओवर पॉपुलेशन, हम सबको पता है कि भाई हमारे यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, और यहाँ का ग्रोथ रेट 2% के आसपास है, 2%,
मतलब अंदाजा लगाते हो कि अगर 130 करोड़ की जो है वो पॉपुलेशन है ना, तो उसके 2% अगर करो ना तो कुछ 2 करोड़ 60 लाख हो जाता है। 2 करोड़ मतलब हर साल यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ जितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी ज़्यादा है। और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सीधी सी बात है डिमांड बढ़ेगी, ये नेचुरल रीज़न है। एक सपोज कोई एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में कोई एक ग्रोसरी शॉप है, जनरल शॉप, किराने की और जनरल चीज़ें सब वहाँ मिलती है, एक सोसाइटी में ही एक शॉप है, बरोबर। अब उस सोसाइटी में रहने वाले कुल 10 लोग हैं, इमेजिन उस सोसाइटी में खाली 10 लोग हैं, तो उस शॉप की डिमांड कितनी होगी, उस शॉप पे डिमांड कितनी होगी, 10 लोगों की ना, कम डिमांड होगी ना। वहीं उस सोसाइटी में 10 की जगह 100 लोग रहते हैं, तो अब उस शॉप की डिमांड कितनी होगी, डिमांड बढ़ गई ना उसकी खुद ब खुद, बरोबर ना, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। तो एक नेचुरल रीज़न है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी ना, क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे ना फिर तो, सही बात है ना। तो पॉपुलेशन ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा, बरोबर। ये भी एक चेन की तरह चलता रहता है। इसलिए इन्फ्लेशन का पहला रीज़न आता है इंक्रीज इन डिमांड, और डिमांड क्यों बढ़ती है वो ये रीज़न हमने देखे, बरोबर। इसके अलावा इन्फ्लेशन का दूसरा रीज़न आता है, वो आता है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज़ बनाने का खर्चा, ये भी सीधी बात है कि कोई भी चीज़ बनाने का खर्चा अगर ज़्यादा होता हो तो जो है वो उसका प्राइस भी खुद ब खुद ज़्यादा हो जाता है। मैं पहले अगर कोई शर्ट बनाता था, मेरे कपड़े का बिजनेस हो और मैं शर्ट बनाता था, वो शर्ट पहले मैं 100 रुपये में बनाता था और 150 रुपये में बेच देता था, बराबर ना। 100 रुपये में खर्चा होता था एक शर्ट बनाने का और उसे 150 में बेच देता था मैं, 50 रुपये का प्रॉफिट मेरा। लेकिन अब रॉ मटेरियल ही महंगा मिल रहा है, फार्मर्स ने प्राइस बढ़ा दिया, सही बात है ना, फार्मर्स ने प्राइस बढ़ा दिया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो ट्रांसपोर्ट का प्राइस बढ़ गया, तो अब रॉ मटेरियल ही महंगा मिल रहा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ गया, रेंट बढ़ गया, सब चीज़ें बढ़ गई उसमें। तो अब जो शर्ट बनती थी वो 100 रुपये में नहीं, अब शर्ट ही 130 रुपये में बन रही है, तो अब मैं उसे 150 में बेचूंगा, बिल्कुल भी नहीं, अब उसे मैं 200 रुपये में बेचूंगा। तो मतलब अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ही ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे प्राइस भी तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना। 150 की जगह 200 में बेचूंगा तो बाकी मार्केट में सब सब कस्टमर के लिए वो तो प्राइस राइज हो गया ना फिर, सही बात है ना। और ऐसे खाली कपड़े का थोड़ी, हर चीज़ में, हर चीज़ में जब प्रोडक्शन कॉस्ट, वो चीज़ बनाने का खर्चा ही डबल हो जाता हो तो सीधी बात है उसका प्राइस भी डबल हो जाएगा, प्राइस राइज भी होगा। तो इसलिए एक रीज़न आता है इन्फ्लेशन का, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। या फिर अदर रीज़न आता है, अदर रीज़न में पहला आता है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी मतलब टैक्स पॉलिसी। अगर सरकार टैक्स बढ़ा दे तो, चीज़ों के ऊपर टैक्स बढ़ा दे या चीज़ों के ऊपर जो है वो अब ज़्यादा टैक्स लेने लगे, तो जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो टैक्स कहाँ से निकालेंगे, सरकार को चुपचाप देंगे नहीं, वो फिर कस्टमर में से टैक्स लेते हैं, बरोबर ना। अब जैसे एज अ बिजनेसमैन मुझे पहले सरकार को 2,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था, अब सरकार ने बढ़ा दिया, अब सरकार को 4,000 रुपये टैक्स देना पड़ता है, बराबर ना, टैक्स डबल कर दिया। तो 2,000 का जो मेरा नुकसान हुआ मैं चुपचाप सहन करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं कस्टमर में से 2,000 रुपये निकालूंगा, कस्टमर को ज़्यादा महंगी चीज़ें बेचूंगा, बराबर ना, कस्टमर को 10 की चीज़ 15 में बेचूंगा, तो वो खर्चा वहाँ से निकलेगा ना। तो इसलिए जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो बिजनेसमैन वो टैक्स को कवर करने के लिए कस्टमर को लूटना शुरू कर दे, यहाँ तो कस्टमर के लिए प्राइस राइज क्रिएट करते हैं, और इसकी वजह से भी प्राइस राइज होती है और इन्फ्लेशन होता है। तो एक ये टैक्सेशन पॉलिसी आती है रीजन में। या दूसरा आता है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। कितनी सारी चीज़ें हमारे इंडिया में ऐसी है जो इम्पोर्ट की जाती है, दूसरे देशों से मंगवाई जाती है, तो अगर दूसरे देशों से ही इम्पोर्ट करते वक्त ही अगर सपोज प्राइस ज़्यादा हो जाए तो सीधी सी बात है ना, यहाँ पर भी तो वो प्राइस महंगा ही होगा ना। जैसे यहाँ पर पेट्रोल की बात ही है, पेट्रोल की ही बात है, यहाँ पर जो क्रूड ऑयल आता है ना, पेट्रोलियम जो आता है, वो पेट्रोलियम इंडिया में इतना यूज़ होता है कि इंडिया में जितना पेट्रोल बनता है ना वो पूरा नहीं पड़ता, हमें 70% पेट्रोल बाहर के देशों से मंगवाना पड़ता है, अरब कंट्रीज से मंगवाना पड़ता है 70% पेट्रोल। अब सपोज बाहर से जो पेट्रोल मंगवाना पड़ता है वहीं से ही अगर महंगा आना शुरू हो जाए, वहीं से ही अगर महंगा पेट्रोल आए तो सरकार भी तो यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस बढ़ाएगी ना। और जो मैंने पहले बताया अगर एक पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो आसपास सब चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए अगर इम्पोर्ट प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। या तो फिर स्कैरसिटी, ये एक रीज़न, अदर रीज़न में आता है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब क्या,
स्कैरसिटी मतलब कोई चीज़ की कमी होना, कोई चीज़ की अछत होना, तो उसे स्कैरसिटी कहते हैं। अब कोई भी चीज़ की कमी हो ना तो उसका प्राइस खुद ब खुद बढ़ जाता है। कोई बिजनेसमैन के पास कोई चीज़ एक दो प्रोडक्ट ही पड़े हुए ना तो वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं, देखो भैया आखिरी है, लेना है तो इतने प्राइस में लो, नहीं तो रहने दो। बिजनेसमैन सीधा ही कहता है ना, भैया आखिरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अब दूसरी नहीं है, कमी है इन चीज़ों की, तो लेना है तो इतने प्राइस में लो, नहीं तो रहने दो। तो कोई भी चीज़ की स्कैरसिटी होती है ना तो भी उसकी प्राइस राइज बढ़ जाती है। ये पहले ही देखा था, सप्लाई ऑफ गुड्स जब कम हो, सप्लाई ऑफ गुड्स कम हो मतलब स्कैरसिटी होती है। जैसे इसका एक बेसिक एग्जांपल दूं, स्कैरसिटी का एक एग्जांपल देता हूँ। पता है ये जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा था, आप सब ने शायद सुना होगा या कुछ, एक पर्टिकुलर टाइप का इंजेक्शन था, रेमडेसिविर इंजेक्शन। उस इंजेक्शन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन वो इंजेक्शन बन नहीं रहे थे, उसकी स्कैरसिटी थी। तो पता है कुल 400-500 का ये इंजेक्शन 5-5 हज़ार 25-25 हज़ार में भी बिक रहा था। बरोबर ना, वो स्कैरसिटी थी, कमी थी, उसकी वजह से प्राइस राइज हुआ था उसका। बरोबर ना। अब उनके बारे में चलो ऐसे ही एक बेसिक बता रहा हूँ, उनके बारे में जो है वो रीज़न ऐसा था कि ये जो इंजेक्शन था ना, रेमडेसिविर इंजेक्शन, पर्टिकुलर ये इंजेक्शन जब बनाया गया था, सालों पहले बनाया गया था, ये इंजेक्शन खासकर टीबी जैसी बीमारियों के लिए, टीबी जिसमें लंग्स इन्फेक्शन होता था, वो टीबी की बीमारियों के लिए, या तो फिर किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता ना तो जो ब्लड नॉटिंग होती थी, भाई ब्लड जम जाता था, तो उनके लिए ऐसा इंजेक्शन यूज होता था। ये उस वक्त था, उन्हें थोड़ी पता था कि कोरोना जैसी सिचुएशन आएगी। उस वक्त ये इंजेक्शन यूज होता था। और आज के टाइम में जब कोरोना आया, तो कोरोना में भी जिसको कोरोना की बीमारी होती थी तो लंग्स इन्फेक्शन होता था, है ना, लंग्स में इन्फेक्शन होता उन्हें। तो कुछ डॉक्टर्स ने ये सजेस्ट किया कि भाई इसमें भी लंग्स इन्फेक्शन है, तो इसकी वजह से रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाओ, वो लंग्स इन्फेक्शन के लिए अच्छा है। और एक आध डॉक्टर ने कहा तो मार्केट में बात फैल गई कि नहीं भाई ये इंजेक्शन कोरोना के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब ये इंजेक्शन बनाने वाली जो कंपनी थी, वो कंपनी ये इंजेक्शन ही कम बनाती थी, क्योंकि पहले टीबी की बीमारी के लिए, ब्लड प्रेशर की बीमारी के लिए ये इंजेक्शन ज़्यादा यूज ही नहीं होते थे ना, बराबर ना, तो उन्होंने बनाते ही नहीं थे। अब कोरोना के लिए सडनली डिमांड बढ़ गई, हर किसी को यही इंजेक्शन चाहिए, तो कंपनी ने इतने इंजेक्शन ही नहीं बनाए थे, तो आएंगे कहाँ से ये इंजेक्शन। तो इसका मतलब उसकी स्कैरसिटी होने लगी, कमी होने लगी। अब सबको यही इंजेक्शन चाहिए था कोरोना की बीमारी के लिए, और कंपनी ये बनाती नहीं थी, बराबर। तो कमी होने की वजह से उसका प्राइस, कुल 400-500 का इंजेक्शन है, वो जो है वो हज़ारों में बिकता था, 5-5 हज़ार 25-25 हज़ार में भी ये इंजेक्शन बिके। गलत बात है ना, बराबर ना। फिर क्या हुआ पता है, ये सिचुएशन चली थी कुछ जो है वो 20-25 दिन, एक आध महीने ये सिचुएशन चली, फिर अब शांत है, अब खत्म है ये। क्योंकि जब ये सिचुएशन हुई ना तो सरकार ने ऑन द स्पॉट कंपनी को जो है वो ऑर्डर दे दिया कि ये इंजेक्शन जल्दी से जल्दी बनाना शुरू कर दो। कंपनी ने बहुत सारे इंजेक्शन बना दिए, तो अब स्कैरसिटी खत्म हो गई, अब कमी नहीं है। अब ये इंजेक्शन जितने चाहिए मिल जाते हैं, क्योंकि कंपनी ने बनाना शुरू कर दिए, तो ये इंजेक्शन जितने चाहिए अब मिल जाते हैं, अब कमी नहीं है। और स्कैरसिटी नहीं है तो अब वो नॉर्मल प्राइस पे मिलते हैं, है ना, वही 400-500 में मिल जाएंगे अब आपको, अगर ये इंजेक्शन चाहिए तो। और हर जगह पे मिलेंगे, पहले मिलते ही नहीं थे, क्योंकि कंपनी ही नहीं बनाती थी उसे। सीधी सी बात है ना। तो देखो, स्कैरसिटी जब होती है ना, कोई चीज़ की कमी होती है तो भी प्राइस राइज होती है, ये भी प्राइस राइज का इन्फ्लेशन का रीज़न है। समझ आ रही है बात। तो देखो, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, किस वजह से होता है, वो क्लियर हुआ ना, ये पॉइंट क्लियर हुआ ना इन्फ्लेशन के बारे में। तो आज जैसे ये हमने पॉइंट देखा ना, ये चैप्टर जैसे हमने क्लियर किया, वैसे ही अब इकोनॉमिक्स के जो दूसरे चैप्टर्स हैं, दूसरे जो पॉइंट्स आएंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।